विद्युते कल्पना जलम तंबेरुदमुदहि नमः समन्विता बदलिया समन्ता दृश्य परम आदरणीय मैडम चेयरपर्सन जी, उपस्थित सभी विद्वत वृंद, मित्रों, ये बहुत मजा आ रहे हैं। मैडम ने कुछ गिना दिया, ये सब चीज नाम मात्र की है, उसके पीछे मत जाइएगा। बहुत दर्शन में प्रजापित के सिद्धांत आते हैं। कोई वस्तु को घटना के माध्यम से कोई चीज के रूप में प्रजापित कर लीजिए तो वो उसमें हो जाता है। इस तरह से मुझे इसलिए संकोच हो रहा है कि सेवानिवृत्त हुए 13-14 वर्ष हो गया। इस बीच में हम पढ़ने लिखने से नाता टूट गए। एक शैक्षणिक उच्च शैक्षणिक संस्था में प्रस्तुत करने लायक कोई विषय मेरे पास नहीं है, और ऐसा जो औपचारिक व्याख्यान होते हैं उसके लिए भी कुछ लिखित या शोध बिंदुओं को लाना चाहिए, ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं। लेकिन प्रभा कुमार जी के साथ मेरे बहुत लंबे समय तक सहयोग रूप रहे हैं, तो इनकी आज्ञा हम कर नहीं पाए। कहा कुछ बोलिए, हो सकता है आपके समय बेकार नष्ट हो, फिर भी क्षमा प्रार्थी होते हुए मैं कुछ बात आप सामने रखने की प्रयास करूंगा। विषय रखा गया है बुद्धिस्ट टीचिंग्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अब इसमें दो चीज प्रमुख हैं, बुद्धिस्ट टीचिंग और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। बौद्ध का उपदेश एक बहुत विशाल है। 84,000 धर्म स्कंद के रूप में माना जाते हैं, और एक एक धर्म स्कंद में 1000 पोथी लिखा जा सकते हैं, ऐसा कहा गया। तो जितना भी इस विश्व में धर्म और दर्शन की परंपरा उदय हुआ है, उसमें सबसे विशालता बौद्ध वाङ्मय में मिलते हैं। ज्ञान के रूप से त्रियान, सिद्धांत के रूप से या दर्शन के रूप से 4 दार्शनिक प्रस्थान, निकाय की दृष्टि से 18 या 19 निकाय। तो इन सब में कुछ न कुछ भिन्न उपदेश रहते हैं। इन सबको समेट करके इस बिंदु पर ले आना कठिन काम है। भगवान बुद्ध ने उपदेश रूप में, जैसा अभी मैडम ने उल्लेख किया है, 4 आया सत्य। 4 आया सत्य में संपूर्ण बौद्ध उपदेश समाहित हो सकते हैं, क्योंकि बुद्धत्व प्राप्त करने की, उचित उत्पन्न करने की एकमात्र कारण ही रहा है समस्त सत्वों को
दुख से दुख निवृत्त नहीं कराया जाए, उस संतप्त जगत को करुणा की दृष्टि दिखे हुए उसके दुख निवृत्त के लिए महाखोजा और आयास अटम मार्ग प्राप्त हुआ, उसको चरास्त के रूप में उपदेशित किया। दुख सत्य, दुख समुदय सत्य, दुख निरोध सत्य और मार्ग सत्य, इसमें संपूर्ण साधारण बंधन से लेकर के बुद्धत्व तक की जो यात्रा है उनकी समुचित विवरण इसमें समाहित होता है। जगत दुखमय है क्योंकि ये कर्म और क्लेश की बंधन से मुक्ति नहीं है। जब तक क्लेश है, जब तक अविद्या है, तब तक क्लेश है। क्लेश मूल रूप से राग द्वेष और मोह, राग द्वेष या अज्ञान, ये तीन रूप में होता है। उससे समय के या अकुशल कर्म का संचय होता है, जिसको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है और जन्म के बाद मरण होता है, फिर पुनर्जन्म लेते हैं। इस तरह से संसार का चक्र चलता है। परंतु इस चक्र को दुख रूप में देखना कठिन होता है। दुख को भी सुख के रूप में देखने के कारण दुख निवारण की उपाय और लोगों के ध्यान जाते नहीं है। तो चरासत की देशना देते हुए बुद्धा ने कहा कि दुख को जानो और दुख को जानने के बाद दुख समुदय को समाप्त करो, जिससे दुख समुदय होता है, उत्पन्न होता है। कारण को समाप्त किए बिना जो फल है उसका निवारण नहीं हो सकता है। दुख से निवृत्त बिना होगा तो उसके हेतु को समाप्त करना होगा। हेतु को समाप्त करेंगे तो दुख निरोध की प्राप्ति की संभावना है। दुख निरोध की प्राप्ति के लिए मार्ग को अपनाना होगा, साधना होगा। एक सहज और स्वाभाविक यात्रा है। तो इससे हम पर्यावरण की संरक्षण के लिए बौद्ध उपदेशों से क्या ले सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, इस सरलता से हम जान सकते हैं। पर्यावरण प्रकृति की व्यापक नियम या प्रकृति की व्यापक स्वभाव, इससे पर्यावरण पाते हैं। चराचर जगत की निर्माण होता है। जो भी वस्तु जिसकी अस्तित्व है, अपने अस्तित्व है या उसकी रूपरेखा है, वो सब पांच महाभूतों के माध्यम से निर्मित होता है। पांच महाभूत कैसा उत्पन्न होता है, इसका भूतों की दृष्टि, जनों की दृष्टि एक ही जैसे हैं और अन्य लोगों की दृष्टि दूसरा है। तो हम संपूर्ण भारतीय दर्शनों को दो वर्ग में विभाजन करें तो ईश्वरवादीन और अनिश्वरवादीन दो में विभाजित किया जा सकता है।
चारवाक की तो अभी है नहीं, क्योंकि चारवाक, जैन, बौद्ध, ये तीनों अनिश्वरवादी की बोली में आते हैं। जैन और बौद्ध दोनों समस्त जगत सामूहिक कर्म की फल के रूप में मानते हैं। इसमें रहने वाले जितना सत्व है, सत्व माने जीवधारी हैं, जीवान जिसको कहते हैं, सबकी एक सामूहिक कर्म होता है। सामूहिक कर्म से ये चराचर जगत की निर्माण होता है। जैसा जैसा कुशल कर्म अधिक होंगे तो इनके निर्माण भी समय के रूप में, अच्छे के रूप में होंगे, दुख रहित के रूप में होंगे। जैसा जैसा कुकर्म वृद्धि होता है, बाह्य जगत भी उसी रूप से दुखदायी हो जाएंगे। तो ये कर्म के फल के रूप में मानते हैं। ये तो मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं। धर्म दर्शन को छोड़ करके जो साधारण लोगों की दृष्टि में दिखने वाले जो वस्तु हैं, उनकी दृष्टि से या आधुनिक के दृष्टिकोण से, साइंस वालों के साथ चलते हुए उस दृष्टि से देखा जाए, तभी 4 महाभूतों से या 5 महाभूतों से समस्त जगत की जो आकार हैं, या इसमें निराकार भी होगा, इन सब का निर्माण होता है। और इनका एक विशेष स्वभाव होता है, प्रकृति का अपना नियम होता है। 4 महाभूत के स्वभाव मूल रूप से विपरीत हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं कर सकते हैं, द्वंद्व होंगे। अग्नि में जल चला जाए तो या तो जल सूख जाएंगे या अग्नि बुझ जाएंगे। वायु और पृथ्वी टकराव होंगे, या तो वायु रुक जाएंगे या पृथ्वी उड़ जाएंगे। ये विपरीत स्वभाव के जो 4 महाभूत हैं, ये चारों पांचों महाभूत के अंदर कार्य करते हैं। वो अपना एक संतुलन बनाते हैं। केवल अपने मूल स्वरूप में संतुलित होकर के रहता ही नहीं, उससे जो भी वस्तु निर्मित होता है, उत्पन्न होता है, वो सब सहयोग और संतुलन के रूप में उपस्थित होता है। जो प्रत्यक्ष है, इसको बहुत सा तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। इस 5 महाभूतों से बने ये पृथ्वी, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, पृथ्वी अन्य ग्रहों के साथ एक संतुलन बना हुआ है। सूर्य और चंद्र की गति से महीना और वर्ष की समय निर्धारण होता है। 4 ऋतु या 5 ऋतु का निर्धारण भी इनकी गति के माध्यम से होता है। इनका गति ना तो कभी रुकते हैं, ना कभी विलंब होते हैं। सब प्राकृतिक रूप से अपना चलता रहता है, संतुलित रहता है। और इसके संतुलन और इसकी कार्यशैली मानवकृत नहीं है, तो इसमें कहीं हस्तक्षेप करना प्रकृति के नियम के विरोध है। मानव शरीर जो बहुत अच्छे ढंग से बने हुए हैं, अनेक साइंस वाला भी इसको आश्चर्य रूप से देखते हैं। इतना जो
हर एक से सारे शरीर की अंग प्रत्यंग कैसा कार्य करते हैं, देह के केंद्र बिंदु से उसका संचालन होते हैं और चित्त से उसका कैसा ग्रहण होता है, ऐसा हम देखते हैं। तक हमारे शरीर की जो घटक हैं, पंच महाभूत, उनका संतुलन और सहयोग ठीक रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, स्वावस्थित रहते हैं। थोड़ा सा संतुलन बिगड़ जाए, कहीं वायु की वृद्धि हो, कहीं उष्णता की वृद्धि हो, बाकी का कम हो जाए तो हम अस्वस्थ होते हैं, स्वस्थ अनुपस्थित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। यही बाह्य जगत का भी यही है। जब महाभूतों की संतुलन बिगड़ता है उसको हम कहते हैं पर्यावरण प्रदूषित हो गए, जलवायु का नियम परिवर्तित हो गए, असमय के वर्ष हो रहा है या सूखा पड़ रहे हैं, सारा जो है वो महाभूतों की असंतुलन की और उसकी सहयोग नहीं रहने के कारण से एक दूसरे को सहयोग जब तक दे पाते हैं तब तक वो ठीक रहते हैं। जहां जहां एक दूसरे से टकराव की स्थिति में आ जाते हैं वो सब बिगड़ जाते हैं। संपूर्ण जगत को हम पीछे मोड़ करके देखें, हजारों वर्ष के इतिहास थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं, अधिकांश हम नहीं जानते हैं, लेकिन हजारों वर्ष के इतिहास में जितना गत 250-300 वर्ष में इस जगत में परिवर्तन हुआ है, अनेक प्रकार के परिवर्तन हुआ है, उतना पिछले 3-4 हजार वर्षों में संभवतः नहीं हुआ होगा। परिवर्तन की गति ही पिछले 250-300 वर्ष में वृद्धि हुआ है। उसकी चलते पर्यावरण भी उतना ही प्रदूषित और तेजी से हुआ, ये हम सब के सामने प्रत्यक्ष में दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? बहुत दृष्टि से जो भी किस समस्या को देखते हैं तो समस्या का कारण खोजते हैं। कारण नहीं खोजने से, लक्षण को उपचार करने से कोई बीमार है, सिर दर्द है तो सिर दर्द का दर्द निवारक दे दिया, बुखार है तो बुखार को उतारने के लिए दवाई दे दिया। देखिए वो क्यों हो रहा है, उसके कारण को जब तक निवारण नहीं करेंगे तो बुखार फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। पर्यावरण के प्रदूषण का मूल कारण खोजना है। जैसा 4 आसद के नियम है, दुख को हमने देख लिया, पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, ये हम हमारे सामने प्रत्यक्ष है। और ये क्यों हो रहा है? पहले इतना नहीं हुआ था, इधर कुछ 100 वर्षों से ये क्यों हो रहा है? इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण प्रकृति में नहीं है। प्रकृति अपने इच्छा से इस सब प्रदूषण को उत्पन्न किया हुआ नहीं है। यह सारा प्रदूषण मानव कृत है। मनुष्य ने जिस प्रकार से प्रकृति के साथ संबंध रखना चाहिए, उसकी स्वभाव को कदर देना चाहिए, स्वीकृति देना चाहिए, वो हम नहीं दे पाए। मानव इतना लोभी हो गए कि प्रकृति से जो कुछ हम भय कर सकते हैं वो 4-5 दिनों में ही कर लें, उसका सब लाभ हम ले लें। या प्रकृति के ऊपर हम अपने वर्चस्व बनाए, प्रकृति को हम अपने
प्रभाव में, अपने नियंत्रण में ले लिया जाए। ऐसा कोई इच्छा मनुष्य की तृष्णा में उत्पन्न हुआ है। इसका मूल कारण गांधी जी की एक शब्द में कहें तो सभ्यता या आधुनिकता। जो आधुनिकता पिछले कुछ शताब्दियों में हम लोगों के सामने आए हैं, उसके कारण मनुष्य के अनेक संतुलन को, स्वभाव को बिगाड़ दिया है। बहुत सा कलेशों के बीच में मनुष्य को डाल दिया गया। मैंने पहले निवेदन किया, बहुत साहित्य समस्त भारतीय दर्शन परंपरा ये मानते हैं प्रकृति जीवधारियों को सुविधाएं देते हैं, उनका आवश्यकताओं का पूर्ति करते हैं, और हम उसके बीच में प्रकृति की संवर्धन के लिए भी कुछ करते हैं। आदान प्रदान चलता है तो मनुष्य भी ठीक रहते हैं, जीव जंतु भी ठीक रहते हैं, प्रकृति भी अपना संतुलन को बिना कोई रह सकते हैं। लेकिन जब से साइंस और प्रौद्योगिक की वृद्धि, मैं सोच करके ये वृद्धि कह रहा हूँ, विकास नहीं कह रहा हूँ। साधारण भाषा में कहते हैं कि विकास हुआ, घास तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं, हर जगह वृद्धि है। आवश्यकता से अधिक जो बढ़ जाता है उसको वृद्धि करते हैं। साइंस और प्रौद्योगिक की वृद्धि जब हुए तो मनुष्य को एक प्राकृतिक शक्ति मिल गया, आवश्यकता से अधिक समस्या उत्पादन करने, सामग्री उत्पादन करने की, आवश्यकता से अधिक संसाधनों का उत्पादन करने की क्षमता मिल गए। मशीन के योग। गांधी जी मशीन से क्यों घबराते थे? और कोई कारण नहीं था। कि मनुष्य की जो जितना स्वभाव से अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा एक गांव के जूता बनाने वाले गांव के सारे लोगों के लिए आवश्यकता अनुसार वो बना करके दे सकते थे और उनका आजीविका उसमें चल सकती। अब मशीन के माध्यम से एक ही घंटे में सैकड़ों जूता उत्पादन होता है। अब उसको कहीं खपाने के लिए बाजार चाहिए, उससे बढ़ा हुआ है। ये आधुनिक की जो वृद्धि है, वस्तुओं को आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने की क्षमता जब से मिले, तब से वह उत्पादन करने वाले हैं, उनकी मन की लोभ असीमित रूप में वृद्धि हो गए। तो उनकी जो उत्पादित सामग्री है उसको उपयोग में लाने के लिए, उससे लाभ करवाने के लिए समस्त मनुष्य के लोभ को वृद्धि करना या उसका शोषण करना अनिवार्य हो गए। तो इसलिए शोध किया, सोचा गया कैसा करना चाहिए। तो ये पाया कि मनुष्य की नकारात्मक भावनाओं को वृद्धि करने के लिए बहुत सरल उपाय है। और तुलना करना सीखिए और स्पर्धा करना सीखिए। जो तुलना करेगा तो उसका स्पर्धा भी होगा। कंपैरिजन एंड कंपटीशन, ये जब हो जाएंगे तो मनुष्य के स्वभाव में
सहयोग रूप में रहने का कम हो जाएंगे, स्पर्धा करने का स्वभाव ज्यादा हो जाएंगे। और वो मानव मानव के बीच में भी और मानव और प्रकृति के बीच में भी हर जगह इसको संचालित करने की प्रयास किया गया। शिक्षा पद्धति नहीं कहना चाहिए, एजुकेशन पद्धति में ब्रेन वॉशिंग और इंडोक्ट्रिनेशन के उपाय लोगों ने खोज लिया। तो मनुष्य के दिमाग में ऐसा विचार डाल दो कि हर चीज उनको चाहिए, उनकी आवश्यकता का कोई सीमा नहीं है। आवश्यकता से अधिक जो हम भोग करने लगे तो मनुष्य उपयोगी के रूप से परिवर्तित होकर के उपभोगी हो गया। मानव वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, उपयोग करना उनका अधिकार है, जन्म से अधिकार है, लेकिन वो उपभोग करने वाला हो जाता है तो अंत में कहते हैं कंज्यूमर। हम पिछले जमाने में यूजर थे, यूज करते थे, अब यूज करने से काम नहीं चल रहा है तो हमको बना दिया कंज्यूमर। अब जितना कंज्यूम करिए उतना वो अच्छा। देश भाषा में कहते हैं सक्सेस, ये सक्सेसफुल व्यापारी है, ये सक्सेसफुल कार्यकर्ता है। सक्सेस की मापदंड जो है, कामयाब होने की मापदंड जो है, वो कितना उपभोग करते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं, उससे इतना। और उसके साथ साथ प्रकृति के ऊपर अपना शक्ति आजमाने की और प्रकृति को अपने नियंत्रण में लेने की प्रयास करने लगे। और उसके साथ साथ हर चीज जो अनावश्यक है उसको आवश्यक बनाने की प्रक्रिया में जुट गए। तो इस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में बहुत सा संतुलन है वो उलट किया। स्व और पर में परंपरा के माध्यम से हम पर को ज्यादा महत्व देते थे, स्व को कम महत्व देते थे। अब आज स्व को ज्यादा महत्व देते हैं, पर को कम महत्व देते हैं। व्यक्ति और समाज में समाज को ज्यादा महत्व देते थे। समाज के लिए व्यक्ति का बहुत कुछ इच्छा है या आवश्यकता है, बलिदान करने के लिए तैयार रहते थे। आज व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो समाज से ज्यादा बताया गया है। इंडिविजुअल राइट इज ओवररीडिंग टू द राइट ऑफ सोसाइटी, इस प्रकार से हमको कर दिया गया है। कर्तव्य और अधिकार में हम कर्तव्य पूरा करेंगे तो अधिकार कहीं जाएंगे नहीं, ये परंपरागत सोच थी। आज अधिकार को लड़ करके लेना है, कर्तव्य के लिए हमको कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा सोचते हैं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा सोचते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, आपके पास एक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बहुत सोच समझ करके इसको बनाया था। सोच समझ करके या बिना सोचे समझे जो भी कुछ हुआ का नाम रखा यूनाइटेड नेशन। एक विनोद बात मुझे याद आ रही है। मेरे स्वर्गीय मित्र जी कृष्णमूर्ति को जिनेवा में ये यूनेस्को के यूएन हेडक्वार्टर में नोबेल की व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। तो वहां पर हमने अपना व्याख्यान प्रारंभ किया। द नेशंस कैन नेवर बी यूनाइटेड,
concept of nation itself is the cause of division. तो हंसना भी नहीं बनते थे और मैं इसलिए कह रहा हूँ उस संगठन ने मानवाधिकार के लिए एक बहुत बड़ा सार्वभौम घोषणा तैयार किया है, लेकिन मानव कर्तव्य के लिए कहीं पर भी एक शब्द भी नहीं कहा गया है। वो संगठन अपने स्वरूप को देखें, आजकल सब लोग प्रजातंत्र, गणतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन संपूर्ण विश्व की जो संगठन है वो एक तानाशाही के रूप में बनाया हुआ है। 200 से ऊपर 300 के आसपास मेंबर नेशंस हैं, सदस्य राष्ट्र हैं, लेकिन सारा निर्णय एक राष्ट्र के माध्यम से ही डिक्टेटोरियलशिप से होता है। उसका मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होता है, लेकिन सब उसको मानते हैं। ये क्यों मानते हैं? लेकिन बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की बहुत बात करते हैं, प्रजातंत्र की बहुत बात करते हैं। प्रजातंत्र खतरे में पड़ गया है, बहुत चलाते हैं। ऐसा प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाए तो कोई आसमान गिर जाएंगे, ऐसा बहुत भयभीत होते हैं। लेकिन जिस विश्व के सबसे बड़ा संगठन की सदस्य हो और वहां पर जो प्रजातंत्र या गणतंत्र कुछ भी नहीं चलता है, सब तानाशाही रूप से होता है, तो उसमें बहुत कुछ भी से जाते हैं और सब चीज ये मनुष्य की चित्तवृत्ति का कभी कभी करने का जो तरीका है बहुत विचित्र होता है। आवश्यकता से अधिक की जो उपभोग करने की मनुष्य के कार्य हैं, यही एकमात्र संपूर्ण पर्यावरण को प्रदूषित करने की और पर्यावरण को खत्म करने की एकमात्र कारण यही है। इस कारण का निवारण आप खोज नहीं पाएंगे तो किस भी चीज़ों को लाएं, बौद्ध चीज़ों को लाएं, जैन चीज़ों को लाएं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि इस समय जगत में विशेष रूप से जो आधुनिक के साइंसदान लोग हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि इस प्रकार से हम चलेंगे तो 30-40 वर्ष के बाद ये पृथ्वी कोई भी जीव जंतुओं के रहने लायक नहीं बचेंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि कोई दूसरा प्लेनेट खोज जाए, वहां पर चले जाए, चंद्रमा में चले जाए या कहीं और चले जाए, कुछ लोग चले भी जाए। लेकिन उस खतरा से कैसे बच जाए, ये सोचने की प्रवृत्ति किसी में भी नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। 8-10 वर्ष पहले मैं अमेरिका जाया करते थे बार बार, तो वहाँ एक अच्छे मित्र के बाद विद्वान व्यक्ति हम लोग मानते थे, वो मेरे उम्र से कुछ कम थे, तो उनके साथ हम लोग ऐसा ही बातचीत कर रहा था। तो मैंने कहा कि बहुत पर्यावरण का प्रदूषण और पृथ्वी की गर्मी का वृद्धि बड़ा खतरा है, इसलिए लोग क्यों नहीं सोचते हैं, इस चुनौती को गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं। मैंने ऐसा वो थोड़ा चुप रहे, फिर उसके बाद बड़े गंभीरता से बोलते हैं, हम लोगों के जीवन काल में कुछ नहीं चल जाएगी। तो ये मनोवृत्ति आप देखें, हम लोगों के जीवन काल में चल जाए तो बाकी का जो कुछ हो समझे। तो इस प्रकार से जो निश्चितता है मनुष्य के बीच में व्याप्त है। साधारण मनुष्य से ज्यादा जो आजकल की भाषा में विकासित देशों के मानव के दिमाग में ये ज्यादा सोच, तो वो कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे थे, मेरे बात को बड़े गंभीरता से
तो हम लोगों के जीवन में तो कुछ हुआ नहीं, ऐसे चल जाएगा। तो उसी से मुझे याद आता है, इस संगठन को मैं अभी जिक्र कर रहा था, उल्लेख कर रहा था। यूएनएम ने 2015 में बहुत दिनों की विचार विमर्श के बाद SDG 17 नाम का एक दस्तावेज आप सब जानते ही हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और उसमें 17 चीज अंकित किया गया है और 2030 तक उसको प्राप्त करेंगे, सब चीजें किया। लेकिन आज तक उसमें एक भी काम नहीं हुआ। रोज उसकी बात करते हैं, चाहे G20 में हो, चाहे C20 में हो, चाहे किसी भी संगठन में हो या UN में हो, उससे बात करते हैं। बात करते करते 10-12 वर्ष बीत जाएगा और अभी कुछ हुआ नहीं, कोई भी इसमें गंभीरता से नहीं ले रही। तो प्रश्न होता है तब बुद्धिस्ट टीचिंग के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या सीख ले सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो मुझे ये बात याद आते हैं कि तथागत बुद्ध के उपदेश में मनुष्य को आवश्यकता से अधिक उपभोग नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक उपभोग करने के लिए संचय नहीं करना चाहिए। वस्तुओं को उपभोग करना और संचय करना, ये दोनों निषेध हैं। तो इस उपदेश को गंभीरता से लें, हम कोई चीज आवश्यकता से अधिक की, बिना आवश्यकता के उपभोग ना करें, और जो बिना आवश्यक की वस्तुओं को संचय ना करें। जो कुछ आवश्यकता है उसकी पूर्ति होने पर संतोष की मनोवृत्ति को विकसित करने की चेष्टा करें। अगर कुछ आवश्यकता में कमी भी होते हैं तो उसके साथ पर्यावरण के या अन्य लोगों के हित में थोड़ा बहुत अपने को संयम में रख करके बलिदान देने के प्रयास करें। और अनावश्यक चीज केवल मानव व्यक्तिगत मानवों पे नहीं है, समूह में, राष्ट्र में, देश में भी इसका है। विकास के नाम से जो अंधाधुंध प्रकृति को क्षण पहुंचाने की और उसके ध्वंस करने की जो कार्य चल रहे हैं, और उसमें विशेष रूप से युद्ध और युद्ध की संभावना, इसको बनाए रखने की जो नीति मनुष्य ने बनाया है, ये सबसे ज्यादा खतरा संपूर्ण विश्व को विनाश करने के लिए तुले हुए हैं। ये क्यों? इसलिए कि अस्त्र शस्त्र वेपन बनाने वाले जो औद्योगिक हैं, उन लोगों को बराबर बाजार चाहिए। आप सबको याद होगा वियतनाम का युद्ध 18 बरस तक चलाया था। वो जीतने के लिए या समाप्त करने के लिए दोनों उद्देश्य नहीं थे। उस समय अमेरिका युद्ध जीतना चाहे तो 24 घंटे में जीत सकते थे, जैसा उन्होंने जापान में दूसरा विश्व युद्ध जीता है, उस ढंग से जीत सकते थे। अगर उनको बंद करना हो, युद्ध को छोड़ना हो, तब तो उनका इच्छा बहुत सरलता छोड़ सकते थे, लेकिन वो दोनों नहीं था।
शस्त्रों के बाजार को बनाए रखने के लिए उसको जितना लंबा खींच सके उतना खींचने का उद्देश्य था। यूक्रेन युद्ध अभी चल रहा है। प्रारंभ में बहुत लोगों ने सोचा था ये तो 1-2 हफ्ते का, तो अब कितने महीने हो गए। ये आक्रमण करने वालों की दृष्टि से या उसको सामना करने वालों की दृष्टि दोनों में जड़ते से समाप्त करने की उद्देश्य और इच्छा दोनों नहीं। ये भी पता चला कि इस युद्ध के कारण संपूर्ण यूरोप के देशों ने अपना रक्षा के बजट में 40 से लेकर के 45% तक वृद्धि कर दिया। तो इतना शस्त्रों के बाजार को स्थापित कर दिया। ये उद्देश्य मात्र, वहां युद्ध हो रहा है, हमको भी खतरा है, हमारे पास शस्त्र कमी है। एक फ्रांस के आदमी कल परफॉर्मेंस कर रहा था, हमारे पास तो एक सप्ताह के लिए युद्ध की सामग्री है, अब हम अपने बजट को वृद्धि करके कम से कम 1 महीने तक हम लड़ सकें, इतना तो हमको तैयार करना चाहिए, नहीं तो राष्ट्र की सुरक्षा जो है खतरे में पड़ेगी। ये सब परिकल्पित हैं। हर देश पर हर आदमी हमला कर देंगे ऐसी बात नहीं कि वो when the world is ruled by the corporates, ये किताब है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें जो वर्णन किया गया है उस तरह की जो घटनाएं अभी यथार्थ में घट रही है। कोई भी सरकार में ऐसा नहीं जानता हूँ तो किस कॉर्पोरेट के आदेश को पालन करना नहीं पड़ता। कोई राष्ट्र अध्यक्ष या शासन अध्यक्ष कॉर्पोरेट के आदेश की अवहेलना कर सकने वाला संपूर्ण विश्व में अभी कहीं दिखाई नहीं देता। तो ऐसा परिस्थिति में एक तो एक मानसिकता भी डाल रहे हैं कि ये पर्यावरण का प्रदूषण है, ये हमारा इसका संरक्षण करने को तो छोड़ दीजिए, इसके लिए कोई थोड़ा बहुत मरम्मत करने की, जीर्णोद्धार करने की संभावना भी नहीं है। ऐसा भी ग्रीन वॉशिंग और इंडोक्ट्रिनेशन लोग चल रहे हैं। एक शब्द है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। लोग ऐसे जगह पर पहुंच गया है, अब यहाँ से लौट कर जा सकते हैं। तो मेरा निवेदन ये था कि मनुष्य के जो लोभ है आवश्यकता से अधिक है, वो भोग करने की या आवश्यकता से अधिक है संचय करने की जो लालची है, उसको जब तक संशोधित नहीं किया जाएगा, शोधन नहीं किया जाएगा, कोई भी चुनौती इस समय हमारा समय उपस्थित है, उनका सामना करने की कोई उपाय दिखाई नहीं देते। तो इसलिए सामूहिक रूप से कुछ करने की संभावना नहीं बनते हो, तभी व्यक्तिगत के स्तर पर हम क्या कर सकते हैं इस पर सोचने की आवश्यकता ज्यादा लगता है। मेरे कुछ मित्र लोगों ने यूरोप में एक छोटा मोटा कार्य चला रहे हैं, तो उसका नाम रखा है बेटर मी, बेटर वी, बेटर वर्ल्ड, BWW करके। वो कभी कभी बैठ करके विचार करते हैं और लोगों से कहते हैं कि अब मैं कैसा सुधरूं और इससे हम कैसा सुधर सकते हैं, तब हम जाकर के विश्व को सुधारने की कुछ परिकल्पना, कुछ इच्छा या कुछ कार्य कर सकें।
तो वो मुझे लगता है कि हम कुछ ज्यादा पैमाने पर कुछ कर सकें या ना सकें, दुनिया में कोई परिवर्तन ला सकें या ना ला सकें, लेकिन कम से कम स्वयं को इस पृथ्वी को नष्ट करने के कार्य में भाग लेने से बचा जाए। हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। हम अपनी दृष्टि से हम पानी को जाया नहीं करेंगे, आवश्यकता से अधिक बिजली नहीं जलाएंगे, आवश्यकता से अधिक कार नहीं चलाएंगे, आवश्यकता से अधिक कोई संचय नहीं करेंगे। कहीं पेड़ काटते हो तो प्रयास करेंगे कि उसको रोका जा सके, संभव हो तो कोई पेड़ लगाया जाए। तो इस तरह से व्यक्तिगत स्तर पर इस पर्यावरण को, इस प्रकृति को अपने ओर से संरक्षित करने की प्रयास करना और अपने को इसके विध्वंस के, इसके प्रदूषण की कार्य में भागीदारी ना हो। कृष्णमूर्ति कभी कभी कहा करते थे, अगर धारा के विपरीत में आप अपने को जाना सकें तो धारा से पार तो आ सकते हैं। उन्होंने एक नाम दिया इसको, स्टेपिंग आउट थ्योरी। If you cannot swim against the current, you can step in out from the river. तो ये स्टेपिंग आउट भी बड़े पैमाने पर एक दूसरे को देखते हुए बड़े पैमाने पर कोई कर लें तो मेरे ख्याल से उससे कुछ न कुछ समाधान मिल सकेंगे। और समाधान नहीं भी मिले तो हम उसमें भागीदार हों, इस सोच से, इस दुख से हम अपने को अलग रख सकते हैं। इतना भी स्वयं की ओर से पर्यावरण की संरक्षण में योगदान अवश्य होगा, ऐसा लगता है। कुछ लोग कहते हैं ये तो निराशावादी की सोच है, इससे बहुत कुछ होने वाला नहीं। आशावादी के रूप से हम क्या कर सकते हैं? उस सोच को बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी इस समय हम क्या कर सकते हैं? ये चाहे निराशावादी हो या जो भी हो, हर व्यक्ति मैं इस समय क्या कर सकता हूं वो करके फिर बाकी लोगों को करने के लिए कहें तो वो शायद उसके कथन में भी ज्यादा बल रहेगा और उस कथन को मानने वाले भी अधिक होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। भगवान बुद्ध ने यही कहा कि स्वयं को अनुभूत करो तभी लोगों को उपदेश दो। स्वयं को अनुभूत करने बिना जो बाकी को उपदेश देना मात्र खाली शब्द है। तो ये हम गंभीरता सोचें, अपने स्तर पर, अपने छोटे समूह स्तर पर, घर के स्तर पर, गांव के स्तर पर, फिर प्रदेश के स्तर पर, फिर उसको धीरे धीरे कैसा, और ये जो संपूर्ण जगत में एक नए परिवर्तन लाने की कार्य 5 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष नहीं, इसको कम से कम 400-500 वर्ष की योजना अपने मन में बना करके और उस योजना की प्रारूप के साथ सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं तो करें, फिर उसके साथ हम क्या कर सकते हैं इस पर आए, फिर हम कुछ करने की योग हो तो हम ज्यादा समूह को कैसा जुटा सकेंगे इस पर ध्यान दें। ऐसा कुछ करने से हमें थोड़ा बहुत निकल पाएंगे, नहीं तो ये चुनौती बहुत बड़ा चुनौती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये हम नहीं कर रहे हैं,
तथाकथित जानकारी वाले बड़े बड़े साइंसदानों की ये शोध का परिणाम है कि बहुत बड़ा खतरा मौसम में है। और हम देखते रहे हैं क्लाइमेट चेंज की प्रभाव कैसा होता है और पृथ्वी की त्रिशण वृद्धि की प्रभाव कैसा होता है, वो कोई समझाने की और बताने की आवश्यकता नहीं दिखाई देते हैं। सब हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो इसको दृष्टि में रखते हुए पहले तो इस कारण क्या है, इसके प्रति अपना दृष्टिकोण समय के बनाना। जब हमको समय की दृष्टि मिल जाएगी तो समय की दृष्टि को कार्यान्वित करने के लिए एक समय का आजीविका अपनाने और समय के पर्यटन कर सकें, तो बुद्ध के उपदेश अनुसार हम थोड़ा बहुत इस गिरते हुए पर्यावरण का संरक्षण में कुछ योगदान दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। के साथ मैं अपने वादे को क्रम देता हूँ। जय जगत। धन्यवाद। रिम्पोचे का बहुत ही ठहरा हुआ, गंभीर, सधा हुआ और सरल भाषा में व्यावहारिक धरातल पर टिका हुआ व्याख्यान मुझे लगता है हम सबको अंदर तक स्पर्श कर गए। जो बातें उन्होंने कही कोई नई नहीं है, लेकिन दृष्टि अवश्य नहीं थी, क्योंकि 4 आर्य सत्यों के द्वारा पर्यावरण के संकट को हम कैसे दूर कर सकते हैं। आपने बहुत सही कहा कि दोष प्रकृति में या पर्यावरण में नहीं है। यही बात बार बार हर मंच पर तरह तरह से कही जाती है कि माइंडसेट चेंज करना, लेकिन कोई करता नहीं है, बस सब एक दूसरे को कहते रहते हैं। तो आपने जिस तरह दुख है ये सबको दिख रहा है, प्रत्यक्ष है, संकट सामने है, दुख का कारण है, कारण का निदान कैसे हो वो आपने सुझाया। जैसे एक सर्जन होता है, बहुत ही सूक्ष्म शिका से वो बीमारी को, कष्ट को या उस घाव को देखता है, परखता है और बहुत ही बारीकी से उसके एक एक पटल को हटाते हुए उसके इलाज का प्रयास करता है। जो बातें आपने कही वो हम सब ने, जो हमारी आयु के लोग हैं, हमने पर देखा है कि पिछले 50-60 साल में, जैसा आपने कहा कि पिछले 200 साल में जो परिवर्तन हुआ है वो हजारों साल के परिवर्तन से अधिक है। जो स्व और पर की बात कही कि कुछ साल, एक पीढ़ी पीछे चले जाएं तो लोग पर के बारे में ज्यादा सोचते थे, और आज हर व्यक्ति आईफोन है, आई यूट्यूब है। तो जो शंकराचार्य का अस्मद युष्मद था वो आईफोन और यूट्यूब बन गया है, हर समय हर एक के हाथ में है। तो जैसा आपने कहा, यहाँ आपने तो बोला बेटर मी, बेटर बी, बेटर वर्क, लेकिन वो तो मी, माई लाइफ, माई चॉइस, ये दुनिया हो गई है। उपयोग और उपभोग की बात आपने कही, बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन जिसको उपनिषद कहते हैं क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्य, छुरे की धार बड़ी तीखी होती है और उस पर चलना बहुत कठिन है। उपयोग से उपभोग तक पहुंचना बहुत सरल, लेकिन उपभोग से उपयोग की ओर लौटना, और ये जो छोटी छोटी बातें आपने बताई, बिजली को बर्बाद न करना, प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद न करना, जो हम बना नहीं सकते उनको हम नष्ट न करें, बस इतना छोटा सा संकल्प शायद यही सबसे बड़ा इलाज हो। और जो यूएनओ के विषय में आपने बताया, जो विश्व का आज परिदृश्य है, वो परिदृश्य कैसे हमारी जो संस्कृति थी, हमारी विरासत थी, परिवार की संस्कृति थी,
वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे G20 का लोगो है। परिवार को बाजार बना दिया और बाजार में तो बस बेचना है, लाभ। लाभ के पहले भी हमारी संस्कृति में शुभ लाभ होता था, वो शुभ कोई नहीं सोचता, बस लाभ, प्योर प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी मेरा, दूसरे का नहीं। ये जो संतुलन था मेरे और दूसरे में, हमारे चिंतन में, वो बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, या हमारा हिंदू दर्शन हो, सिख, जो भी भारत की धरती पर पनपे हुए विचार हैं, सब में ये समाया हुआ कि स्व के साथ पर, और स्व से पहले पर। जैसा भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा कि 4 तरह के लोग होते हैं। उनमें से पहले तो वो हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोच, नीचे से ले जा रहे हैं, ऊपर से वो चलते हैं। भर्तृहरि तो ऊपर से चलते हैं कि लोग सबसे उत्तम वो हैं जो स्वार्थ को छोड़ देते हैं, दूसरों की तरक्की में लगे। ऐसे तो आजकल कल्पना ही, उसको तो लोग कहेंगे मूर्ख है भाई, कि जो अपने बारे में नहीं सो, अपना नुकसान करके दूसरे के उसमें लगा हुआ, पता नहीं इसको क्या मिल रहा है। तो पहले भर्तृहरि ने उन्हें ऊपर की कोटि में रखा। दूसरे वो हैं जो अपने स्वार्थ की भी चिंता करते हैं और चेष्टा करते हैं कि दूसरे का नुकसान न हो। तीसरे वो हैं जो अपनी चिंता करते हैं और एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, यहाँ तक भी गनीमत है। लेकिन चौथे हैं ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी। उनके बारे में तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि जो बिना मतलब दूसरे का हित नष्ट करते। आज ऐसे लोग ही बहुत आए, मुझे मिले ना मिले लेकिन उसे नहीं मिलना चाहिए। ये भी ठीक है, ये तो तीसरी कोटि थी, लेकिन मेरा कुछ लेना देना नहीं, लेकिन किसी को कुछ मैं लेने भी नहीं। वही जो तानाशाही की बात आपने कही कि कुछ राष्ट्र हैं, कहीं भी विश्व में कुछ भी हो रहा, उसमें सर्वत्र उनका लाभ पहले होना चाहिए। ये जो स्व और पर का जो संतुलन है, ये सबसे बड़ी बात है। परिवार और बाजार में जो अंतर था, परिवार की भावना होगी तो दूसरे के प्रति स्नेह और सौहार्द का हम ध्यान रखेंगे। व्यक्ति और समाज की आपने बात कही, पहले लोग समाज को, और महाभारत में तो लिखा हुआ है त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, एक को छोड़ दो अगर कुल का संकट आया। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, अगर गांव पर संकट आ गया है तो कुल को छोड़ दो। तो फिर ग्रामम जनपदस्य अर्थे, अगर पूरे जनपद पर संकट आ गया तो ग्राम को भी छोड़ दो। लेकिन आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत, अपने आत्मा के लिए, अपने आत्मोत्थान के लिए सब कुछ छोड़कर अपने संतुलन की, आत्मोत्कर्ष की, आत्मसंयम की रक्षा करना बहुत जरूरी है। तो एक सीमा तक हम संख्या पर जा सकते हैं, मात्रा पर चिंता कर सकते हैं, लेकिन उस सीमा के पार संख्या को भूल जाना होता है और सार को पकड़ना, जो एसेंस है उसको लेना। ये संख्या और सार में जो संतुलन है, स्व और पर में है, उपयोग और उपभोग में है, व्यक्ति और समाज में है, आपने इन द्वंद्वों के माध्यम से 4 आर्य सत्यों को साथ चलाते हुए बौद्ध चिंतन के आधार पर पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही व्यावहारिक और एक मार्मिक दृष्टि दी। समझती हूँ आप सब मेरी इस भावना से सहमत, जो मैंने अनुभव किया आपने भी। अब आपके समक्ष प्रोफेसर रिम्पोछे जैसा तपा हुआ व्यक्तित्व विराजमान है। आपके कुछ प्रश्न हो, शंकाएं हो तो आप प्लीज। पहले तो सादर विनम्र प्रणाम आपके लिए सर। और बहुत ही अच्छा आपने, जैसे मैडम ने कहा कि पता हमें सब कुछ होता है पर फिर से हमें खटखटाने की जरूरत होती है हमारी चित्त को। तो वो आपने नॉकिंग जो आज चित्त की हमारे की, तो शुरू में आपने कहा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ समानताएं हैं। तो जैन धर्म में वही जब आप बात करें अपरिग्रह एक शब्द है, वही जरूरत से ज्यादा संचय ना करना। तो मैं आपकी बातों को सिर्फ धन्यवाद के तौर पर प्रस्तुत कर रही हूँ
मेरी शंका कोई नहीं है। तो अपरिग्रह हमारे जीवन में अगर हो तो सचमुच हम सब शायद इस पर्यावरण को प्रदूषित करने से इसकी रक्षा करने के लिए आगे आए। आपने विलेज इकोनॉमी की सर बात की, तो अर्थशास्त्र में आज हम जिस गरीबी और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था में, तो गांधी जी के इस थॉट पर सचमुच वापस जाने की जरूरत है, क्योंकि स्वरोजगार, गरीबी से छूटना और अपने लिए कुछ करना और अपनी आजीविका कमाने के लिए हमें इस भाग दौड़ से, जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम बढ़ पड़े एकदम, उससे वापस अपनी विलेज इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपने फिर से ये एक सुझाव हमें दिया और उसकी तरफ देखने को कहा, तो आपके बहुत आभारी हैं। और एक सर आपने बहुत खूबसूरत शब्दों का जिक्र किया, यूजर से कंज्यूमर तक की जर्नी। तो यूजर जो है उसको योग जो शब्द है वो जोड़ना सचमुच सिखाता है। हम संवर्धन करते हैं प्रकृति का, उसमें कुछ जोड़ते हैं जब हम उपयोग करते हैं उसका, लेकिन जब हम उपभोग करते हैं तो भोग तोड़ने की प्रक्रिया है साइंस में भी। तो सचमुच हम यूजर से कंज्यूमर की तरफ चले गए हैं, हम उपयोग से उपभोग की तरफ चले गए हैं। वापिस हमें सोचना पड़ेगा कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है हमारे संवर्धन के लिए, हमारे जीवन के लिए। हम उसका लालच ना करके केवल उपयोग करें, उसके गुणों का उपयोग करें, ना कि उसका भोग करके उसको नष्ट करें। और एक आपने सर बहुत अच्छी बात की, जो बेटर मी, बेटर वी एंड बेटर वर्ल्ड। तो हमारे वेदों में सर एक श्लोक है, जब मैं यंग थी और जब मैं अनमैरिड थी तो टीवी पे दूरदर्शन आया करता था। अब तो दूरदर्शन हम नहीं देखते हैं। तो भारत बाला नाम का एक वो था, मतलब एक वो सौजन्य सुन के एक श्लोक चलता था, जो वहां कहीं मन में बस गया। तो मैंने बाद में उसके बारे में सर्च किया। वो हमारी इससे वेदों से है, किस वेद से नहीं जानती, पर जिस समस्या से आज हम जूझ रहे हैं उसका हल हमारे वेदों में, उस श्लोक में है कि जैसे हमें सबको मिलकर चलना है, मीम से हम तक की जो यात्रा है। तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उस श्लोक की 2 लाइनें आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। संस्कृत में है, संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। तो इसी श्लोक से सर मैं हर कक्षा की शुरुआत करती हूँ अपनी, और विद्यार्थियों को कहती हूँ कि हमें इस तक वापस जाना है, तभी हम अपनी आजीविका के साथ साथ अपनी इस प्रकृति की हम संरक्षा कर पाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो धारणा है, धारण करने योग्य, जिसका हम वहन कर सके, जो हम कंधों पे धार सके, उतना ही बोझ हमें उठाना चाहिए। पर हमने अपने कंधों पे कितना टांग लिया है कि हम खुद भी लड़खड़ा के गिर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी गिरेंगी। तो इन शब्दों के साथ आपके चरणों में फिर से प्रणाम। जी, तिब्बत को संसार की छत कहा जाता है, और कम से कम कई विद्वानों को मैंने सुना है, इससे बाहर के भी, इनका ये मानना है कि भारतीय सभ्यता अगर मिटती है तो विश्व मिट जाएगा। मेरी कल्पना है कि जब से कि तिब्बत और भारत सभ्यतागत रूप से एक ही सभ्यता है। मेरी मन में जिज्ञासा है सर कि तिब्बत का जो पर्यावरण है उसमें बहुत संघार होता रहा है इसका पिछले 30-40 सालों में, तो भी उसकी स्थिति क्या है? अगर आप उसके बारे में कुछ हमें बता सके तो बड़ी कृपा। जब से मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, तब से मैंने बहुत सूचनाओं को संकलन करने की और ध्यान देने की कार्य को छोड़ दिया है। मुझे बहुत तत्कालिक उसमें क्या प्रयास हुआ है, कोई नई सूचना मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, लेकिन मूल रूप से
जो तिब्बत में पर्यावरण को प्रदूषित जानबूझ करके कर रहे थे और कर रहा है, उसमें एक अच्छे रूप में परिवर्तन या कुछ हुआ नहीं ऐसा लगता। एक तो जितना बचे कुचे जंगल थे उन सब का कटाई जो पहले से चल रहा था उसका कोई अंत नहीं है। जो कुछ बच रहा है उसको भी निरंतरता, क्योंकि लकड़ी की आवश्यकता मील चाइना में जाता था विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन या मकान के लिए, तो इसलिए बहुत थोड़ा बचे हुए भी अभी निरंतरता को काट रहे हैं। बहुत ज्यादा एक चिंताजनक ये है कि 4 नदियां बह रही हैं तिब्बत से, उन सबको दिशा मोड़ देने की या बंद बना करके रोक देने के कार्य हो रहा है। कार्य में होगा मुझे मालूम नहीं। ब्रह्मपुत्र को भी को ले जाने की योजना रहा था, वो तो हम लोग बनाने के साथ वो कह सकते हैं, लेकिन वो कब कार्य में होगा तो मालूम नहीं। देखिए ऐसा मंशा उनका है। दूसरा जो नामठीक लोग हैं उनको जहरी बना रहे हैं, उनको समाप्त करके उनको कोई दूसरा व्यवसाय करने की भी पूर्ण जो मैदानी इलाका है गोल जो इलाका है, तो वहाँ पर पहले पशुपालन के काम कर रहे थे, तो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। उसमें पर्यावरण तो काफी दूषित होगा। और जो ग्लेशियर्स हैं उनको भी ऐसा तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी, और उसके अलावा रोड कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कार्यक्रम की और पॉपुलेशन ट्रांसफर की, इन सब को चलते हुए बहुत सारे ग्लेशियर समाप्त हो गए हैं। ऐसा तो तिब्बत के ग्लेशियर को पुल के रूप में लोग सोचते थे, अब वो लगभग समाप्त होने की निकट आ चुके हैं ऐसा। और जो लोगों को जो नामठ को जो घूमते फिरते थे उनको एक जगह बसाए जाने के कारण वो सब जितना भी मैदान है वो सब एक तरह से जो पशु के चढ़ने फिरने से या उनके गोबर जैसे से उसका होते थे वो सब समाप्त हो गए हैं। तो वो सूख गया है। अब बाद में लोग कहते हैं कि वो डेजर्ट बन जाएंगे, रेत के मैदान बन जाएंगे, ऐसे लोग कहते हैं। उसका ये जो सारी चीजें आपने बताई वो चिंतनजनक है, और यदि महासत्ताएं ये सब जानते हुए हम कुछ नहीं कर पा रहे, यदि मानव समाज सब जानता हुआ भी कुछ नहीं कर पा रहे, फिर भी यदि जो परंपरा है वो चल रही है बचाने की, आप जैसे लोगों की, लेकिन ये परंपरा तब तक, क्योंकि 1 इंच हम बचाते हैं और 1 मील नष्ट हो रहा है, इसके लिए क्या कोई आप जैसे लोग कुछ सोचते हैं क्या हो सकता है? ये किसी के पास समाधान तो नहीं है, लेकिन एक आशा, एक आस्था ये बची हुई है, वो कैसे इन चीजों को देख। इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, आप लोग सोचिए। क्योंकि कोई समाधान आधुनिक साइंस वालों के पास भी थोड़ा बहुत है कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बड़े बड़े
तो मैं एक बार यूरोप में इससे कह रहा था कि लखनऊ में तहजीब है कि पहले आप। वो कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर पहले करना चाहिए, हम कहते हैं कि नहीं, विकसित देश पहले करना चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं है। ये पहले आप में गाड़ी छूट जाएगा, ऐसा लगता है। और कोई प्रश्न या टिप्पणी? मुझे लगता है जो आपने अंतिम वाक्य कहा कि उत्तर आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास हम सबको करना है। और वो केवल मैं और आप ही जो सोच रहे हैं उन्हें ही करना। शुरुआत छोटी होगी, जो आपने कहा कि हम 1 इंच बचाएंगे वो 1 मील नष्ट करेंगे, लेकिन अगर हमने वो 1 इंच भी बचाना छोड़ दिया फिर तो एक क्षण में सब नष्ट हो जाएगा। अभी कुछ पिछले ही सप्ताह आप सबने समाचार पढ़ा होगा, जो गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक है उत्पन्न कर दिया वो भस्मासुर, विश्व के विनाश के लिए जैसे पुरानी कथाएं आती हैं हमारी, अब उसके लिए उसको रोकने का कोई उपाय नहीं, तो उन्होंने उत्पन्न कर दिया। उसका प्रयोग सदुपयोग के रूप में भी हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संसार का कितना उपकार हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, लेकिन कब वो विध्वंसक रूप ले लेगा उसे रोकने की ताकत किसी के पास नहीं है। ये उसको समझ आ गया और उसने रिजाइन कर दिया। लेकिन अब रिजाइन करने से अच्छा कि पहले ही आप वो चेक पॉइंट्स लगा देते। टेक्नोलॉजी का विकास बहुत अच्छा है, लेकिन उस विकास को विनाशकारी होने से कैसे बचाया, वो शायद किसी के पास भी सूत्र नहीं है। तो जो समझ है, हमारी पारंपरिक समझ है, उस समझ को देखते हुए, बार बार उसको टटोलते हुए, हमें बस इतना ही ध्यान रखना है, इतनी ही सावधानी रखनी है। शायद वही बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि जो विकास हो रहा है, और आपने बहुत अच्छे शब्दों में वृद्धि और विकास का अंतर भी समझा है कि विकास दिखाई देता है, वृद्धि दिखाई देती है। हम वृद्धि की ओर बढ़े, विकास साथ साथ होता चले और विनाश से बचे रहें। ये विचार और ये प्रयास हम सब करते रहें और अपने आसपास लोगों को प्रेरित करें। शायद यही सबसे सहज और संभव उपाय। और आपने जो बात करी वो ऋग्वेद का ऋग्वेद के संगठन सूक्त का, और वेद के पद्यों को श्लोक नहीं कहते हैं, वे मंत्र हैं। तो वाल्मीकि रामायण से शुरू हुआ है। वाल्मीकि ने पहली बार जो पद्य कहा वो बचपन से बस सुना ना मैडम, तो वो याद रहेगा। बहुत प्रेरणादायक है। दीक्षांत समारोह में प्रायः विश्वविद्यालयों में पढ़ा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का अंतिम सूक्त है, संगठन सूक्त। अब हम आभार प्रकट किन शब्दों में करें, शब्द है नहीं, लेकिन जो प्रेरणा आपने आज प्रदान की है, मुझे लगता है हम सब उस प्रेरणा के दीप को प्रदीप्त रखेंगे अपने अपने हृदय में। और जैसा कि कहते हैं, जब कोई बड़ा व्यक्ति, कोई सात्विक व्यक्ति आता है तो उसका प्रसाद कुछ ना कुछ होता है। आप आए, संयोग से यहाँ 2 व्यक्ति विराजमान हैं जो कि संस्था में पहले फेलो रह चुके हैं। एक में प्रोफेसर MV नारायणन जी। जो ही मैं आई गेस्ट हाउस में तो आप मुझसे मिलने आए। शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी कालड़ी के आप वाइस चांसलर हैं। वे आप खड़े होकर सबको परिचय दीजिए। के भी इस समय कुलपति हैं, 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति का दायित्व संभाल रहे हैं और इस संस्थान के फेलो रह चुके हैं। और यहाँ रहते हुए आपने जो शोध कार्य किया था, स्पेस, टाइम एंड वेज ऑफ सीइंग द परफॉर्मेंस कल्चर ऑफ कुटियाट्टम, स्पेस, टाइम एंड वेज ऑफ सीइंग द परफॉर्मेंस कल्चर ऑफ कुटियाट्टम, यह आपकी पुस्तक है जो प्रकाशित हो चुकी है। किस वर्ष में प्रकाशित हुई? 2022।
अब वो तो मैं बता दूं। 2022. जी, 2022। 22. एक आपकी पुस्तक और एक दूसरी पुस्तक है सुश्री सुतपा दत्ता जी की, वो भी यहाँ फेलो रही हैं। आप गार्गी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज है, इसमें अंग्रेजी विभाग की पुस्तक है और उनकी पुस्तक का शीर्षक है डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स स्कूलिंग इन कॉलोनियल बंगाल। ये दोनों पुस्तकें संस्थान ने प्रकाशित की हैं, क्योंकि यहाँ तो जो भी शोध कार्य करते हैं अध्येता, उसको उनके शोध वृत्ति समाप्त होने पर प्रकाशित किया है। संयोग की बात है, पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और दोनों के लेखक यहाँ हैं। उन्होंने मुझसे ये निवेदन किया कि आपके कर कमलों से दोनों पुस्तकों को हम आज लोकार्पित कराएं। आइए आप बहुत बधाई। Thank you very much. This is for the Institute. Thank you very much. दोनों लेखकों को बहुत बधाई और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अपनी अपना कार्य पूरा करें। All the best. इन पुस्तकों के प्रकाशन के लिए संस्थान के जिन अधिकारियों ने श्रम किया उनको भी मैं साधुवाद देती हूँ। और जल्दी और पिछले ही दिनों हमने शायद कितनी पुस्तकों का 12 पुस्तकों का पिछले महीने हमने लोकार्पण किया था। 2 ये आज हुई हैं और हम आशा करते हैं कि 2-3 अगले हफ्ते तक और आ जाए। जी, ये दोनों तो विदेशी संस्था के सहयोग से प्रकाशित हुई हैं, राउटलेज प्रकाशन, लेकिन अब संस्थान स्वतः प्रकाशित करता है। भारत सरकार का ऐसा निर्देश है। तो अभी जो पीछे हमने 12 पुस्तकें प्रकाशित की, वे सब संस्थान द्वारा प्रकाशित। ये परंपरा चलती रहे। कहा जाता है तकरीर और तहरीर का काम चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये उच्च अध्ययन संस्थान है। अध्ययन के साथ साथ मनन, चिंतन, लेखन, प्रकाशन ये चलता रहे, यही हमारी संकल्पना है और यही हमारा ध्येय है। मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ प्रोफेसर रिम्पोछे के प्रति कि आपने हमें यहाँ आकर कृतार्थ किया और अपने प्रेरणादायक वचनों से हम सबको प्रोत्साहित किया। मैं आभारी हूँ डॉक्टर श्री प्रेमचंद जी की, जिन्होंने इस कार्यक्रम का संयोजन किया। संस्थान के सभी अधिकारी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो बैग में रहकर काम करते हैं और कोई भी कार्यक्रम संभव हो पाता है, वो चाहे हमारी यात्रा की व्यवस्था हो या हमारे ठहरने की व्यवस्था हो, सब में लोग लगे हुए हैं। और आप सबके बिना तो, क्योंकि श्रोताओं के बिना कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो, तो ऐसे प्रबुद्ध श्रोता जो कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में अध्येता के रूप में आए हुए हैं, तो संख्या जितनी भी है लेकिन इसकी गुणवत्ता कितनी प्रकृष्ट है इसका अनुमान लगाना बहुत ही सहज है। तो आप सबके प्रति प्रणाम करते हुए All the requested to please join for cup of tea.